जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, क्लास 10th विषय है हमारा अर्थशास्त्र। लेसन वन का थर्ड पार्ट चलेगा आज। थर्ड पार्ट में हम आज बताएंगे आपको औसत आय। सेकंड पार्ट में आपको बता दिया गया था विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य, इसके विषय में जानकारी दी थी। और आज आपको औसत आय और अन्य टॉपिक पर पढ़ाया जाएगा। देखिए औसत आय क्या है। उदाहरण के लिए दो देश, कोई भी दो देश ले लो, जैसे कि कैक है मान के चलो, या केरल हरियाणा ले लो। तो दो देशों के लिए हम विचार करते हैं, दो देशों के विषय में बताएंगे। और सफलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में इतना अनुमान निकालेंगे कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। कितने निवासी हैं? 5। तो मैं तालिका बनाकर आपको दिखा रही हूँ। टॉपिक है हमारा औसत आय। औसत आय मान लेते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। देखिए मान लेते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी है। मैं इसकी तालिका बना रही हूँ आपको, दो देशों की तुलना। दो देशों की तुलना। दो 2012 में नागरिकों की मासिक आय रुपयों में। दो 2012 में नागरिकों की मासिक आय कितनी है? तो कितने बताए थे मैंने? देश।
देखिए मान लेते हैं देश कै। देश कै। तो देखिए मैंने आपको बताया कि 2012 में नागरिकों की मासिक आय रुपये में हम देखते हैं 2 देश हैं, देश कै और खै। इसमें किसी का पर्टिकुलर एक नाम नहीं लिया गया कि केरल है या हरियाणा है। तो पहले इसकी 5 व्यक्ति के ऊपर बताया था मैंने आपको कि 5 निवासी हैं। पहले की है 9,500, दूसरे की है 10,500, थर्ड की है 9,800 और फोर्थ की है 10,000 और 5 की है 10,200। तो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग आय है। और कै वाले में है 500 500 और एंड में 5वें नंबर की है 4,800। तो देखिए इसमें नए अधिक अमीर लोग हैं और नए अधिक गरीब लोग हैं। और खंड कै में नागरिक, अधिकतर नागरिक कैसे हैं? गरीब हैं, क्योंकि इसमें तो 9,500, 10,500, 9,800 ऐसे बना हुआ है पेमेंट। तो नए अधिक गरीबी में आते, नए अधिक अमीरी में आते। और कै वाले में बहुत से नागरिक बहुत गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। मान लिया 10 गरीब हैं और उनमें से 10 में से एक अमीर आ रहा है, तो 9 तो फिर भी अलग ही हुए। यदि औसत आयु यदि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है तो इससे यह पता चलता है कि आय लोगों में किस तरह से वितरित होती है, यानी कि किस तरह से बांटी जाती है। तो पता लग गया आपको इधर देख के तालिका। इस प्रकार से बांटी जाती है कि किसी की जो जिसका जैसा काम होगा उसकी पेमेंट में ऐसा ही अंतराल होता चला जाएगा। और शिक्षित होंगे, अच्छी पढ़ाई की होगी तो अगर वैसे जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी तो और अच्छे पद पे जाएंगे, अधिकारी पोस्ट पे होगी तो अच्छी पेमेंट होगी, और जो लो पे होगी तो कुछ कम होगी। और जो प्राइवेट में भी ऐसा ही है। आगे आता है हमारा पॉइंट आय और अन्य मापदंड। तो बच्चों ये पता लगा औसत आय, ये हमने औसत तो निकाला है कि किस व्यक्ति की कितनी आय कितनी है और कितनी है, धनी देश है या अधिकतर गरीब और अधिकतर धनी है, बराबर है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आय और अन्य मापदंड। देखिए आय यानी कि जो हम कमाते हैं उसको कैसे नापा जाता है।
इसके लिए भी मैं एक तालिका बनाकर दिखाऊंगी आपको कि व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखते हैं कि उसमें पाया जाता है कि केरल, बिहार और हरियाणा। मैं इसकी तालिका बनाकर दिखा रही हूँ, इसमें भी आपको पता लगेगा कि एक साल में कितना किसकी कमाई है, कौन से देश की कैसी है। चयनित यानी कि चुने गए। चुने गए राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। ये है इधर राज्य, ये किसका आंकड़ा है 2015-16 का। तुमने डाल दिया। रुपयों में देखिए, इधर मैं राज्य लिखूंगी, किसका आंकड़ा है 2015-16 का। हरियाणा, हरियाणा में 1,62,034। केरल में 1,55,516। तो देखिए हरियाणा में कितनी हुई 1,62,034, केरल में 1,55,516 और बिहार में 34,168। तो सबसे ज़्यादा इनकम किसकी हुई? हरियाणा की। तो एक व्यक्ति, हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में कितने कमाता है? 1,62,000। और केरल में 1,55,516। तो सबसे ज़्यादा कमाया हरियाणा वाले ने। तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक है और बिहार सबसे कम, क्योंकि उसकी कमाई 34,168 आ रही है कुल। तो ये सबसे कम कमाता है। इन राज्यों में सबसे कमज़ोर कौन सा हुआ? बिहार। अब ये देखिए कि मैं केरल का ही बताती हूँ पहले। केरल में 1,000 जीवित बच्चे, यानी कि जो 1,000 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 12 बच्चे 1 साल की आयु तक पहुँचते पहुँचते मर जाते हैं। वो कैसे? कोई 1 महीने का, कोई 2 महीने का, कोई 6 महीने का, यानी कि वो अपने पहले जन्मदिन से पहले ही बच्चा मर जाता है। वो पहला जन्मदिन भी नहीं देख पाता अपना, 12 साल का नहीं, 12 यानी कि 1 साल का नहीं होता।
और हरियाणा में इसका अनुपात कितना है 36, जबकि केरल से इसका दोगुने से भी ज़्यादा है। तो दूसरी ओर हरियाणा के प्रति व्यक्ति अन्य केरल से अधिक, केरल में कितने बताए मैंने आपको 12, और हरियाणा कितनी हो जाती है उसकी संख्या 36, तो दोगुने से भी अधिक हुआ, 3 गुना हो गया। और बात करें जब हम बच्चा अगर किसी के घर में पैदा होता है तो उसके माता पिता कितनी खुशी मनाते हैं। आप सोचो कि आपके माता पिता आपसे कितना प्यार करते हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो कितनी खुशी मनाई जाती है। अगर उसका किसी का बच्चा 1 साल से पहले मर जाता है तो उन माता पिता को कितना दुख होता है कि हमारे बच्चे ने 1 साल पहला जन्मदिन भी नहीं अपना मनाया, मतलब देखा नहीं है। बच्चों खुशी तो जब भी होती है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए, और बड़े होने के बाद भी पाल पोस कर सभी यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़े होकर ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन वो नहीं हो पाते। बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8 तक, कक्षा 8 तक तो फिर भी इतने बच्चे चले जाते, लेकिन कक्षा 8 के बाद तो कक्षा में आधे बच्चे भी नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनको जब उनकी कमाई नहीं होगी तो वो अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर सकते, इसलिए वो काम में लग जाते हैं, कमाना शुरू कर देते हैं और पढ़ाई छूट जाती है। जब पढ़ाई छूटेगी तो आगे नहीं बढ़ा जाता फिर बच्चे से। यदि वे कक्षा के आधे से अधिक बच्चे गायब होते हैं तो उनकी पढ़ाई बाधित होगी, आगे बढ़ेंगे कैसे? कक्षा 8 तक तो बच्चा यानी कि 14-15 साल से नीचे ही हो जाता है, 14-15 साल का होता है, और वो कमाई में लग जाते हैं, जबकि उनका वो समय जो उनकी आयु है वो स्कूल में होनी चाहिए, पढ़ाई में होना चाहिए उनका ध्यान, और पढ़ेंगे शिक्षित बनेंगे तो आगे कुछ देश के लिए कुछ करेंगे। तो सार्वजनिक सुविधाएं अगर गवर्नमेंट उनको कुछ सहायता देगी, जैसे कि स्कूल खुलवाना, सरकारी स्कूल में सभी बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं होती है और वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं। सरकारी अस्पताल खुलवाना, और ख़ास तौर पर अगर किसी जगह आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों को बाहर भी नहीं भेजा जाता और गांव में भी नहीं होगी ये सुविधा, तो बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी। अधिकतर लड़कियां तो पीछे ही फिर रह जाती हैं। ख़ास तौर पर लड़कियां माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसे बाहर जाने का अवसर ही नहीं मिलता कि वो बाहर से अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। तो सरकार अगर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो उसमें सभी, कोई कास्ट की ये नहीं देखी जाती कि उस कास्ट के बच्चे नहीं जाएंगे, उसके नहीं जाएंगे, या रिच फैमिली के जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें सभी बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, सभी बच्चे उसका सभी को उसका फ़ायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता का मतलब है विकास होते रहना। हमारे देश के लिए, हमारे हर किसी व्यक्ति के लिए विकास होता रहेगा तो आगे आने वाली पीढ़ी भी उसमें और प्रोग्रेस ही करेगी। अगर हम पहले से कुछ काम करते होंगे और आगे करते भी, ये भी रहेगा कि ऐसा काम करें कि आगे आने वाले बच्चे भी इसमें दिक्कत ना हो और आगे वो इसे आगे बढ़ाएं। और भी विकास का स्तर का मतलब है कि आगे विकास होते रहना चाहिए, स्तर डाउन नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, जब ज़मीन से, जो भूमि से हम कच्चा तेल जो निकालते हैं, वह एक गैर कानूनी यानी कि गैर नवीनीकरण संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा भी स्रोत कुछ मिल सकता है उसमें से जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं है कि इसमें से ये तेल कहाँ से आ रहा है, कैसा तेल है,
कितनी मात्रा में इसका यूज जो करते हैं तो कितना औसत आएगा इससे। तो इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है, यानी कि खोज करती रहनी चाहिए आगे भी। अगर आज हमने कोई किसी चीज़ की खोज करी है तो आगे आने वाले जो बच्चे हैं और जो देश के नागरिक हैं वो भी आगे और उन्नति पर ही रहेंगे, आगे करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और अधिक आर्थिक शक्ति के रूप में पाना चाहते हैं। विकास की धारणीयता का प्रश्न इसकी प्रकृति और प्रक्रिया है। जो विकास की धारणीयता है, विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है। क्या है? ज्ञान का नया क्षेत्र है, यानी कि विकास का मतलब है हर किसी चीज़ में आगे बढ़ते रहना। विकास करने का यही हुआ कि अगर कोई हम स्कूल खोल रहे हैं या सार्वजनिक अस्पताल खुल रहा है या निःशुल्क बच्चों के लिए कुछ चीज़ बांटी जा रही है जिससे बच्चों का फ़ायदा हो, तो आगे बढ़ते रहना, यही इसका मेन क्षेत्र है, जिसमें अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न निरंतर चलने वाला प्रश्न है, यानी कि ये प्रश्न आगे भी चलता रहेगा। ये नहीं है कि आज ये प्रश्न उठ रहा है कि विकास आज हो गया तो आज खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमने आगे बढ़े तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और ऊंचे स्तर पर पहुंचने की कोशिश करते रहना चाहिए हर व्यक्ति को, हर बच्चे को। अतः निरंतर विकास जारी रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, बच्चा क्लास में पढ़ रहा है और अच्छे नंबर लाया है तो उसके जब रिजल्ट में लिख देते हैं कि आगे भी अपना परिश्रम जारी रखो, और अगर परिश्रम जारी रखोगे और मेहनत करोगे तो और ज़्यादा अधिक अंक मिलेंगे। फिर अपने सिटी में शहर में नंबर आता है, जैसे बच्चों का रिजल्ट आता है, टॉपर में आता है कि अपने इस शहर का बच्चा या इस राज्य का बच्चा, इस ज़िले का बच्चा टॉपर की गिनती में आता है, उसको प्राइज़ मिलता है, सम्मानित किया जाता है। तो बच्चों, हमारी देखिए आज ये लेसन हमारा विकास चैप्टर ये ख़त्म हुआ और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कल शुरू। वीडियो देखते रहिए और ध्यान से पढ़िए। विकास चैप्टर बहुत अच्छा है हर किसी के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए पूरा इसमें दिया गया है। हर किसी का विकास होना बहुत ज़रूरी है और करते भी रहना चाहिए। तो वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए। धन्यवाद। सुनवा दो। हाँ? देख लो तो तुम गए सुनवा दो तो क्या नहीं हो नहीं करता है, पार्ट ज़्यादा हुआ ना, कोई ऐसे मुझे दिक्कत नहीं है। बीच में छूट जाना। हाँ, तो फिर ऐसा लगा जैसे हम भूल गए। हाँ, सही करो मैडम।
मैडम जी सही कह रही हो आप ऐसे तो रफ कर दो आपने कितने की 22 मिनट की बना दी आपने 4 में भी ओ 25 तो ये पूरी कितनी की 25 मिनट लगी। चलो पहले सुन लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ होगी। ऊपर वाले से होगी ना उन सुनने के लिए। रेड वाले से क्लिक करो, ये वाला।